हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला में। कि ये है क्लास 12 की मैथ की क्लास। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समाकलन की बात की थी कि समाकलन क्या है और उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समाकलन के गुणों की और उनके सूत्रों की। समाकलन के गुण क्या हैं, उनका अगर वो ऐड में है तो उनका समाकलन कैसे किया जाएगा, फंक्शन अगर ऐडिंग है मतलब जोड़ने में है, प्लस के साइन के साथ है या माइनस के साइन के साथ है तो उनका समाकलन कैसे किया जाएगा, गुणा या भाग में है तो समाकलन कैसे किया जाएगा, और भी बहुत कुछ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम इनके गुणों को सबसे पहले देखते हैं। चलिए, ये है समाकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि अवकलन एवं समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने पिछले वीडियो में कई बहुत समझा था, कई बार इसको बताया गया कि अगर किसी फंक्शन का आप समाकलन कर रहे हैं तो उसका फिर से अगर आप अवकलन कर देंगे तो पुनः आप फलन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसको अगर लिखा जाए गणितीय भाषा में तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा है और उसके बाहर डी बाई डी एक्स लिखा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अंदर वाले से बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा उस फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा, वो फंक्शन ही आएगा। जैसे सपोज करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका होएगा। तो ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी कि समाकलन जो है वो अवकलन का क्या है, व्युत्क्रम, या अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें कि दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान हो वक्रों के एक ही परिवार को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने आपको अनिश्चित समाकलनों का ज्यामितीय निरूपण जो बताया था, सेम वही चीज़ है कि जिनके अवकलज, जो अनिश्चित समाकलन मतलब दो ऐसे समाकलनों के पास हो जिनका अवकलज समान हो। ठीक, तो वो क्या करेंगे, वो वक्रों के एक ही परिवार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फलन आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, दोनों अलग अलग है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, ये दोनों दो फंक्शन हैं। लेकिन अगर इनका अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, 2x इसका भी आएगा और 2x इसका भी आएगा। तो क्या हुआ, दोनों के अवकलज समान है कि नहीं है। इसका मतलब जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी आएगा वो एक ही वक्र की एक ही परिवार को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वही आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको कि ज्यामितीय निरूपण में। ठीक है, उसी के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन में हमेशा सी लिखते हैं कि हो सकता है वक्र अलग अलग हों लेकिन उनका परिवार एक ही हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब इस टाइम है आपको, जो आपके सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है आगे आपके, वो है दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन। ठीक, जैसे ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब यहाँ एफ एक्स और जी एक्स क्या दो फलन है। ठीक, एक एफ एक्स नाम दिया हमने, दूसरे को जी एक्स नाम दे दिया है। दोनों प्लस या माइनस दोनों साइन लगा दिया, इसका मतलब प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और उनका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, पहले वाले का इंटीग्रेशन प्लस माइनस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। जैसे आपने मान लीजिए लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स, प्लस माइनस दोनों कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस माइनस कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन, के बीच में जो साइन लगा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन का रूल कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं जो ऐड या सब्सट्रैक्ट होके बने हुए हैं, ठीक है,
तो उनका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या होगा, सभी पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ठीक, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पहला पद प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स दूसरा पद। ठीक, अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि अगर बहुपदों का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जैसे ठीक है, बहुपदों का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक, ऐसे आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स। ठीक है, ये होता सभी पदों का अलग अलग अवकलन, वो चाहे प्लस में बने हों चाहे माइनस से मिलकर बने हों। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, किसी वास्तविक संख्या k के लिए, मतलब k वास्तविक संख्या हो, वो पॉजिटिव निगेटिव कोई, वास्तविक का मतलब सिर्फ वास्तविक हो, तो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इमेजिनरी नंबर ना हो, √-1 का ना हो, i ना हो। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ k एफ एक्स मतलब किसी फंक्शन में आपका किसी संख्या का गुणा हुआ हो। ठीक, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ k एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जैसे कि आप करते थे किसमें, डिफरेंशिएशन में भी क्या होता था, अगर किसी फंक्शन में मतलब x के साथ किसी संख्या का गुणा हुआ है तो संख्या क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब ये k क्या है, k इंटू एफ एक्स है, प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, अगर यहीं पर प्लस या माइनस लगा दिया जाता तो फिर उसका अलग से अवकलन होता। ठीक, मतलब अगर कोई अचर प्लस या माइनस के साइन के साथ किसी एक पद में है तो उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन अगर किसी पद में वो गुणांक के रूप में है तो उसका अवकलन या समाकलन नहीं होता, वो क्या होता है, डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए हमने कर दिया। चलिए अगला है, यही फोर्थ का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, अगर कई सारे पद हों। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ k1f1x प्लस माइनस k2f2x प्लस माइनस ऐसे kn(fn)x, तो क्या हो जाएगा आपका k1f1x dx प्लस माइनस k2f2x dx, इस तरीके से हमेशा बाहर आ जाएगा। भाई एक पद है तो एक ही बाहर आएगा, कई सारे पदों में है तो कई सारे पदों में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए, यदि 6 प्रॉपर्टी हमारी, यदि समाकलन का चर x के अतिरिक्त है, मतलब हम हमेशा x dx की ही बात करते चले आ रहे हैं। भाई हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जैसे है उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई हो जाए तो क्या होगा, उस हिसाब से इंटीग्रेशन किया जाएगा। हमने जब आपको ग्राफ में बताया था समाकलन को तो ये भी बता दिया था कि एक आधार के पर ही तो हम जोड़ते हैं। भाई समाकलन क्या है, जोड़ना है, तो किसी न किसी आधार पर ही तो जोड़ेंगे। तो एफ वाई डी वाई आ गया, मतलब कि आधार क्या हो गया, वाई एक्स को मान लिया गया है, वाई एक्स के सापेक्ष वो जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ वाई प्लस सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। अब आइए हम देखते हैं इसके सूत्रों को। देखिए समाकलन के सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आप यहाँ पर हम इसको आपको बता देते हैं और इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये देखते हैं, जान लीजिए कि कैलकुलस में जितने ज़्यादा आपके फार्मूले याद होंगे, जितने ज़्यादा फार्मूले याद रखोगे उतना ही बेनिफिट आप पाओगे। अगर आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो भी आपको दिक्कत है। हो मान लेते हैं हम आपको डेरिवेशन पता होगा, लेकिन आप हर क्वेश्चन में डेरिवेशन करके तो नहीं बता सकते ना। एक नंबर का क्वेश्चन आप 3 में थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितना हो सके फार्मूलों को याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो चलिए समाकलन के सूत्र हम देखते हैं। पहला फार्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा। देखिए हमने इसको 2 तरीके से बताया है।
आपको उसका डिफ्रेंसिएशन बता दिया है, उसी से अटैच करके इंटीग्रेशन बताया है। ये दाहिने साइड वाला ही इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन में आपको ये इस्तेमाल करना है और यही याद भी रखना है। लेकिन हम आपको उसको डिफ्रेंसिएशन के फार्मूले से अटैच करके दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको याद करने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक, जैसे देखिए हमने क्या किया है कि इन डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का क्या क्या है, डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन क्या है, तो क्या आएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। आप पीछे पढ़े हैं क्या होता है कि अवकलन क्या है, समाकलन का उल्टा है। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अगर आपको कहीं भी एक्स टू द पावर एन का फॉर्म मिल रहा है, ठीक, वो एक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और साइन की पावर 5 भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं दे दिया गया है कि साइन की पावर 5x, ठीक, तो साइन की पावर 5x का मतलब क्या होगा, साइन एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले तो ये एक्स की पावर 5 का रूप बना है कि नहीं बना है, तो वो फार्मूला लगाएंगे, बाद में हम इसमें साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे। अभी इसके एग्जांपल्स को हम आपको बता देंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं हम कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। हाँ, आपको बताया था हमने कि जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन के बाद एक अचर सी जोड़ दिया जाता है, उसकी वैल्यू कुछ भी, जीरो से लेकर कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलिए आगे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, अचर आपको लगाना ही है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, भाई माइनस बाहर चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। देखिए जोड़ते रहिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, बस सी आपको अलग से लगा देना है। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। वैसे भी ये फार्मूले आपको याद भी हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप याद करिए कि किसके डिफ्रेंसिएशन में कॉस स्क्वायर एक्स आता है, तो आपको पता चला कि माइनस कॉट एक्स के इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ये देखिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, इसी तरीके से सेक एक्स का भी रहा होगा। इसी तरीके से आपका भी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपने कॉस इनवर्स एक्स पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया है, माइनस का पक्षांतर इधर उधर कर दिया। ऐसा इसलिए किया है जिससे हमें ये वाला फार्मूला जो है एकदम फ्रेश मिले। भाई हम फार्मूले में माइनस लगा के थोड़ी याद करेंगे, हम तो फार्मूला सिंपल फॉर्म में याद करते हैं ना, तो इसीलिए हमने माइनस का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, कहिए कि दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसका क्या है, किसके डिफ्रेंसिएशन से आया था, इसके डिफ्रेंसिएशन से आया था, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आपने बताना क्या था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने क्या किया, माइनस
का पक्षांतर कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx बराबर क्या आ जाएगा, -cot इनवर्स x प्लस सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके भी और भी थोड़ा है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मली ये यूज होते हैं। चलिए अगला है फार्मूला हमारा, ट्वेल्व नंबर क्या है, 12 नंबर में कहा गया d/dx ऑफ सेक इनवर्स x, तो क्या होगा 1/x √x² - 1। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x √x² - 1 क्या हो जाएगा, -cosec इनवर्स x। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर, थोड़ा सा मिस हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स, ठीक, सेक इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि d/dx ऑफ सेक इनवर्स x बराबर आया था ना 1/x √x² - 1। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही तो आएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² - 1 dx तो क्या आएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी आएगा। फिर उसी तरीके से d/dx ऑफ -cosec इनवर्स x बराबर 1/x √x² - 1। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि माइनस का पक्षांतर कर लिया है, जिससे हमारा सूत्र प्रॉपर फॉर्म में बने। तो इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसका भी देखिए, इसका इंटीग्रेशन कहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये देखिए ये आ गया आपका -cosec इनवर्स x प्लस सी। फिर आप देखिए e⁻x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या आता था, e⁻x, इसका मतलब e⁻x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, e⁻x प्लस सी। ठीक, फिर d/dx ऑफ log x क्या आता था आपका 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करोगे तो क्या आएगा, log x mod ऑफ x लिखा है प्लस सी। ठीक है, और d/dx ऑफ a⁻x ऑन log a बेस e इज इक्वल टू क्या आ गया, a⁻x। ये आप पढ़े होंगे d/dx ऑफ a⁻x बराबर a⁻x log a बेस e। तो हमने क्या किया, log a बेस e क्या एक अचर पद है ना, इसका पक्षांतर कर दिया, तो कहाँ जाएगा भाई, बटे में जाएगा। बटे में मतलब एक तरीके से गुणे में, और अगर किसी अचर का गुणा हुआ है तो वो क्या होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन तो होता नहीं, तो बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा a⁻x। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x बराबर a⁻x अपॉन log a बेस e। ठीक, ये आपका होगा। ये थे आपके इतने फार्मूले। ठीक है, अब आइए हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो इन फार्मूलों को हमने पढ़ा है इनका यूज कैसे होगा। तो फार्मूलों को आप नोट ज़रूर कर लीजिए, और हाँ बार बार कह रहे हैं इनको एकदम याद कर लीजिए, एकदम ही आपकी ज़बान पर होने चाहिए। चलिए सूत्रों का प्रयोग पढ़ते हैं अब हम। जैसे चलिए हम अपना पहला फार्मूला लेते हैं, हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx। ये क्वेश्चन था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाए सोच रहे हैं अब हम, भाई कौन सा फार्मूला लगाया जाए, कौन सा। तो देख रहे हैं कि अपने फार्मूलों के हिसाब से ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का रूप है। ठीक है, किसका रूप है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। ठीक, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो n क्या है आपका 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस c। ठीक है, तो x⁴ + 1 क्या हो जाएगा, x⁵ अपॉन 5 प्लस c। देखिए हो गया। ठीक है भाई, x⁴n का रूप है और n क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, x⁴n + 1 की जगह पर 4 + 1 हो जाएगा, और अपॉन n + 1 की जगह पर 4 + 1, तो क्या बनेगा, ये x⁵ अपॉन 5 प्लस c हो गया ये आपका। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है किस रूप में है। जैसे ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin² x प्लस cos² x dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री के और भी तो फार्मूले आपने याद किए हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है sin² x प्लस cos² x बराबर 1 भी तो होता
होता है, पहले वो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब 1 क्या है, अचर है, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर क्या आएगा, फार्मूले में आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी अचर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अचर के साथ x आ जाएगा। तो यहाँ अचर क्या है, 1 है, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस सी। देखिए प्लस सी आपको हर इंटीग्रेशन जब भी कभी इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन जिस पद में हटेगा, जिस स्टेप में, वहाँ पर सी लगा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx, ठीक। ये देखिए हमने अपना, देखिए गुण भी देखते चलिए, यहाँ भी देखिए इसमें क्या है, दो पदों का योग है ना, 4e⁻³ पद है प्लस 1 दूसरा पद है, और यहाँ पर देखिए घात भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा गुण लगेगा, तोड़ने वाला, पहले इनको अलग अलग करिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। हाँ लगाए थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx अलग हो जाएगा भाई, पहला पद, प्लस साइन लगा है, प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दूसरा पद, देखिए अलग अलग हो गया। अब इनको देखिए कि इन कौन सा सूत्र बन रहा है। तो देखिए 4e⁻³ सबसे पहले तो इसमें किसी चर पद में अचर का गुणा हुआ है, ये देखिए 4 तो बाहर हो जाएगा। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस c1, ठीक है। इंटीग्रेशन का इस पद में हट गया तो c1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर क्या है, 3x dx। तो e⁻³ मतलब e⁻x का रूप है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx ये किसका रूप है, e⁻x का। तो क्या हो जाएगा, e⁻3x, ठीक। फिर 3x का क्या हो जाएगा, फिर से 3x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रतिस्थापन मेथड है। तो 3x का क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 3। तो 4e⁻3x इंटू 3 प्लस c2 प्लस x प्लस c1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, तो 4 3 12 e⁻3x प्लस x प्लस c1 प्लस c2, या इनको हम सम्मिलित रूप से c1 c2 को c लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमें एग्जांपल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec² x dx। देखिए हम जो अचर गुणा वाला था kfx वाला था उसको हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं आपको, इसलिए हमने लगभग एग्जाम्पलों में उसको ले लिया है। अब देखिए क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec² x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 3 और इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx या 3 tan x प्लस सी, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx। अगला एग्जांपल हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx। ये बनेगा, टूटेगा तो यही तो बनेगा। देखिए फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x ये हो गया, और यहाँ से 2 का देखिए cos x में मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब आप इनका इंटीग्रेशन करिए तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, माइनस cos x प्लस c1, भाई आएगा ही आएगा, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होगा, sin x प्लस c2, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, c1 और c2 को ऐड कर देंगे और इनको देखिए सम्मिलित रूप से हमने c लिख दिया है,
ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात समीकरण को ले लिया जिसमें और ज़्यादा क्लियर हमारा हो सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कों को यहीं पर होती है, इन्हीं सब चीज़ों में। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कितने पद हैं देखिए। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर एक पद है, फिर बी एक्स, फिर सी, 3 पद हैं। ठीक, पहले पद का गुणांक क्या है ए, दूसरे पद का गुणांक क्या है बी, और तीसरा खुद ही पद अचर है। तो क्या होगा, पहले हमें इन तीनों भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए अचर पद क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ठीक, तो ये देखिए। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक्स की पावर एन का रूप है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस 3/3 प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन का ही रूप है, चाहे एन की वैल्यू 1 ही क्यों ना हो, प्लस सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर दिया हमने। अगला लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखिए अब ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर ए। ऐसे बनेगा ना, टूटेगा ये। अब देखिए बी की पावर एक्स तो एक अचर पद है, सॉरी एक चर पद है, क्योंकि उसमें पावर एक्स लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल उस बन गया है। लेकिन बी की पावर ए क्या है, कुछ नहीं, क्या है, अचर पद है। तो बी की पावर ए देखिए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको आप करिए तो क्या हो जाएगा, बी की पावर ए इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स अपॉन लॉग बी प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, और ये आपका आ गया बी की पावर ए इंटू बी की पावर एक्स लॉग बी बेस ये 1 अपॉन लॉग बी की पावर ए प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 7.1 को कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था, इसको आप समझ भी लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो आप इसको आगे करिए। थैंक यू क्लास।